रहमान अपनी काबिलियत और हुनर से ऐसी मिसाल पेश करते हैं जो हर किसी के लिए प्रेरणा बन जाता है। उन्हीं लोगों में से एक शख्स हैं डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान। डॉक्टर रहमान मूल रूप से बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं और पेशे से हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। ये भागलपुर को सिल्क कारोबार के अलावा चिकित्सा क्षेत्र में भी विश्व मानचित्र पर देखना चाहते हैं, जिसको लेकर डॉक्टर रहमान पिछले कई वर्षों से प्रयासरत है। अपने YouTube चैनल के माध्यम से वे दर्जनों बीमारियों के इलाज से संबंधित डॉक्यूमेंट्री वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर चुके हैं। खास बात यह है कि डॉक्टर रहमान का हिंदी और अंग्रेजी भाषा में YouTube चैनल इतना सक्सेस है कि इसे देखकर विदेशी पेशेंट अब भागलपुर इलाज करवाने के लिए आने लगे हैं। भागलपुर तातारपुर स्थित एडवांस ट्रॉमा एंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में पिछले 3 वर्षों में तुर्की, सोमालिया, बांग्लादेश, नेपाल, इंग्लैंड, अफ्रीका समेत कई देशों से मरीज आए। वहीं 2 दिन पूर्व रहमान नर्सिंग होम में पश्चिम अफ्रीका के गाम्बिया शहर से लेफ्ट फुट का ऑपरेशन कराने अंशु तौरे नामक पेशेंट अपने भाई लेमन तौरे के साथ रेशमी शहर भागलपुर पहुंचे। अंशु तौरे ने बताया कि उसका पैर पैदाइशी टेढ़ा था, जिसको लेकर वह काफी परेशान थे। तभी इंग्लैंड में रहने वाली उसकी बहन ने डॉक्टर रहमान के YouTube चैनल के बारे में बताया, जिसकी वीडियो देखकर वह समझ गए कि इंडिया के भागलपुर में उनका इलाज संभव है। पश्चिम अफ्रीका में कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे 18 वर्षीय अंशु तौरे के बारे में कुछ और दिलचस्प जानकारी हम आपको देंगे, जो इसे इलाज के लिए भारत खींच लाया। लेकिन उसके पूर्व हम आपको दिखाते हैं माइक्रो सर्जन डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान और गाम्बिया के अंशु तौरे की बातचीत का कुछ अंश। एडवांस ट्रॉमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भागलपुर बिहार में आपका स्वागत है। इस समय मैं डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान, ऑर्थोपेडिशियन और कंसल्टेंट सर्जन एट दिस हॉस्पिटल। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं अपने 2 पेशेंट से जो कि गाम्बिया से आए थे और यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए। वो लोग गाम्बिया से तुर्की आए, तुर्की से फिर दिल्ली आए, दिल्ली से हमारे नए एयरपोर्ट देवघर आए और देवघर से फिर हमने इन्हें रिसीव करके आया। इनको जो कंप्लेन था वो पैर टेढ़ा था इनका पैदाशी तौर पे, जिसको हम लोगों ने ऑपरेशन करके फिर सीधा किया। आप देख सकते हैं सीधा किया है। सो आपका नाम क्या हुआ बताइए? योर नेम, योर गुड नेम? My name is Lamin Toure. And from where you are? I'm from West Africa, the Gambia. Gambia. What is your age? I'm 18 years old. How you came to know about this place at Bhagalpur, that such surgery is done over here? How you came to know? Through Dr. Rahman YouTube channel. YouTube channel, through YouTube channel. So you got operated yesterday? Yeah. So how you are feeling now? I'm feeling better. Better. You are brother. What's your name? My name is Ansu Toure. Ansu Toure. Ansu Toure. From where you are? I'm from the Gambia, West Africa. What you do over there? What is your job? What? Me, I'm a student. 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 And what he does? He too is a student. Student. Okay. So how you came? You are brother, no? Yeah, we are brothers. Okay. So who forwarded you to go over to Bhagalpur? Through my sister. Through my sister. Where she lives? She is in UK at the moment. Oh, at the moment her sister, his sister जो है वो रिकमेंड की वहाँ से आने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर बी विथ अस एंड एंजॉय स्टेइंग एट भागलपुर। हाउ यू आर फीलिंग स्टेइंग एट भागलपुर? हाउ? Yeah, we are feeling better. It was a successful operation and we really like the place. Thank you so much, doctor. Thank you so much. इधर मंगलवार को शहर के कई गणमान्य और चिकित्सा जगत से जुड़े लोग पश्चिम अफ्रीका के मेहमान अंशु से मिलने एडवांस ट्रॉमा एंड माइक्रो सर्जरी सेंटर पहुंचे। इस दौरान कुछ ने अंशु के साथ सेल्फी ली तो कुछ ने उनका हालचाल जाना। वहीं एक डॉक्टर ने बताया कि भागलपुर के टॉप हेल्थ सेंटर में शुमार ATMC का डंका विदेशों में भी बजने लगा है और उसी का नतीजा है कि विदेशों से इलाज करवाने आने वाले मरीजों की संख्या यहाँ लगातार बढ़ रही है, जबकि
यूएसए एवं जापान से पढ़ाई कर भागलपुर में निजी नर्सिंग होम चला रहे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान ने बताया कि हमारे यहाँ सभी मरीज का इलाज मिनिमम कॉस्ट में करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि भागलपुर में कई ऐसे चिकित्सक हैं जिनके पास काफी तजुर्बा है और अगर वे चाहे तो अपना यूट्यूब चैनल बनाकर विश्व भर के मरीजों को इलाज के लिए भागलपुर आने का ऑफर दे सकते हैं। इससे न केवल वैश्विक पटल पर भागलपुर का नाम रोशन होगा बल्कि आने वाले दिनों में ये चिकित्सा का हब बन जाएगा। देखिए, लॉकडाउन से पहले तो बहुत लोग पाइपलाइन में थे जो आने वाले थे। आयरलैंड थे, मलेशिया थे और बांग्लादेश से भी कुछ लोग थे, लेकिन हकीकत में मेरे पास जो लोग लैंड किए हैं वो सोमालिया से, टर्की से और बांग्लादेश से ये सब आए। और इस बार जो आए हैं वो गाम्बिया से आए। गाम्बिया एक अफ्रीका का एक बहुत ही गरीब देश है, वहाँ से हैं। और जो लड़का लोग आया है वो स्टूडेंट है और इनकी सिस्टर लंदन में हैं, जिन्होंने यूट्यूब देख करके फिर वहाँ से फॉरवर्ड किया और फिर यूट्यूब के माध्यम से बातचीत होती रही और फिर दे लैंडेड ओवर हियर। इनका एक ग्रेड 3 क्लब फुट कहा जाए या टेढ़ा पैर था, पैदाइशी था, जिस पर एक बार ऑपरेशन उन्होंने करा रखा था। तो उसी का ऑपरेशन करेक्टिव सर्जरी पैर से। ठीक है, एक्सेप्टेबल। हमको लगता है ये महंगा ऑपरेशन है लेकिन बहरहाल एक्सेप्टेबल है, हम लोगों ने किया तो हम सेटिस्फाइड हैं इसके सर्जरी। शहर में ब्राउन शुगर की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है, जबकि यहाँ के युवा खुलेआम नशे का सेवन कर रहे हैं। वही आए दिन पुलिस को ब्राउन शुगर तस्करी में सफलता मिल रही है। बावजूद इसके अपराधी बेखौफ होकर इसकी तस्करी कर रहे हैं। नशे की पुड़िया का व्यापार भागलपुर में खूब फल फूट रहा है। ताजा मामला भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र का है, जहां इशाकचक थाना की पुलिस ने करीब 36 ग्राम ब्राउन शुगर और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान बीकनपुर खदैया टोला निवासी गोपाल राय के पुत्र चंदन कुमार के रूप में की गई है। मामले को लेकर सिटी एसपी शुभम आर्य ने बताया कि पिछले महीने इशाकचक थाना क्षेत्र में 24 ग्राम ब्राउन शुगर और 18,000 रुपए नगद के साथ गिरफ्तार तस्कर राहुल कुमार सिंह की निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद तस्कर राहुल ने ब्राउन शुगर के डीलर चंदन राय समेत कई अन्य छोटे बड़े तस्करों के नामों का खुलासा किया था, जिसके बाद इशाकचक थाना की पुलिस के साथ CIT 1 और CIT 2 के जवानों ने बीकनपुर गुमटी नंबर 2 स्थित विषहरी मंदिर के समीप 36 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ चंदन राय को गिरफ्तार कर लिया। सिटी एसपी ने ब्राउन शुगर कारोबार से जुड़े अन्य तस्करों को भी जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। इधर गिरफ्तार चंदन की पत्नी का कहना है कि उसके पति को किसी ने धोखाधड़ी से फंसाया है। यही लग रहा है कि बगल में फंसे लोग गेले ठेला पर बोल के टेम्पू बगल में घर के टेम्पू से बोल के कि या यहाँ पिए वहाँ पर माल रखी दिल के उसने अब की कर न कल के भगवान है ना। अच्छा। तो वहाँ पर अले तो वहाँ कल गरीब चले मतलब कल के माल में गरीब चले ले गए हमरा नहीं मालूम कि मैं की करे के पाकिट में डाली लेके पाकिट में प्रशासन घेरे लेके कुछ नहीं है। देखो कुछ नहीं है कर लो बस ये मौके पर ऐसे खड़ा है जैसे चारों पट्टी प्रशासन घेर लगा ना देखा थी मूर्ति में देखा थी कि हाथों चले बैकल कि मैं यही सोच कि है कहाँ से इतना सामान ले भविष्य में नहीं समझ ले कि हमारा जीवन में कोई भी गलत करते फसल के वो फसल के हम कैसा नाम है जनवा में चिन्हबे तब ना बाहरी दूसरा आदमी इनका पैकेट में दे दिलके पाकिट में दिलके ना ओरा पियल बोललके अब बोले लागला हम रखलके और चली गेले। अब कोई भी समझ आदमी रेट में उठाबे न करता है ओरा में समझ दे कि गलत से कि सही रही पाकिट में ले लेके पाकिट में लेके धीरे-धीरे घर आबि ले। पति की करे छै अपने? हमरा पति बिटनिया में काम करे। की नाम बोले? चंदन कुमार राय। सदगुरु गुरु नानक देव का 553वां प्रकाश पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया गया। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर भागलपुर गुरुद्वारे में चहल पहल देखने को मिली। प्रकाश पर्व के मौके पर मंगलवार को गुरुद्वारा में कई कार्यक्रम आयोजित किया गया। मीडिया प्रभारी हर्षप्रीत ने बताया कि गुरुद्वारा समिति की ओर से गुरु नानक जन्मोत्सव कार्यक्रम 3 दिनों से आयोजित किया जा रहा है, जबकि दीपोत्सव के साथ 3 दिवसीय प्रकाश उत्सव का समापन हो जाएगा। वही भजन कीर्तन एवं सामूहिक आरती के उपरांत लंगर वितरित किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष खेमचंद बचियानी, जयंती बचियानी, हरदीप सिंह, संजय सिंह, सरदार हरचरण सिंह, सरदार हरविंदर सिंह भंडारी, रमेश सूरी, अशोक कुमार आलोक, बुलो मंडल, विजय यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का हम लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम 553वां प्रकाश पर्व का 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन चल रहा है। अभी सामूहिक अरदास हुई, नीचे में गुरु का अटूट लंगर चल रहा है। गुरुद्वारा परिसर में श्रद्धालुओं की अनेक प्रकार की भीड़ गुरुद्वारा में परिसर में माथा टेकने को लगी हुई है। ये 553वां हम लोग गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। आज रात्रि भी दीपोत्सव एवं अनेक प्रकार का लंगर भी गुरुद्वारा परिसर में होगा। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम स्थित उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करने आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भागलपुर समेत बिहार के अन्य जिलों से आए श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान करने के बाद दीपदान कर पूजा अर्चना कर गरीबों के बीच दान किया। मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर घर में सुख समृद्धि और समाज में सुख शांति की कामना की। इधर कार्तिक पूर्णिमा को लेकर भागलपुर के विभिन्न घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बूढ़ानाथ घाट, चंपानगर घाट, मुसहरी घाट समेत कई घाटों पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। हर हर गंगे के जय घोष से गंगा घाट गुंजायमान रहा। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विभिन्न मंदिरों में जाकर मत्था टेका और अपने स्वजनों के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मान्यता के अनुसार गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने गरीबों में दान किया। कार्तिक पूर्णिमा पर दान करने से दोगुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कारण गंगा घाट पर भिक्षुकों की लंबी कतार देखने को मिली। कार्तिक पूर्णिमा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें आकर के बच्चे बुतरू का मुंडन भी करता है, कामना भी प्राप्ति करता है। घर पे जो कार्तिक स्नान होता है, लास्ट गंगा में दान, पुत्र कामना की प्राप्ति होता है, ग्रह गोचर का दूर कामना प्राप्ति करता है। गंगा मैया में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। तो खासकर ये कन्याकुमारी जो गंगा में दीप प्रज्वलित करती है, इसका क्या विशेष महत्व है? इनका महत्व यह है कि कार्तिक में सा करके सुबह ये लोग अपने घर द्वार पे जहाँ भी रहते हैं, ये पहले स्नान करते हैं कार्तिक भर। उसके एक महीने का ये पर्व होता है कार्तिक का। लास्ट में पूर्णिमा दिन ये लोग अपना घर से 12 रंग का अनाज, फल फूल, दिया जला करके गंगा मैया का अर्पण करता है और कार्तिक का स्नान का विसर्जन करता है। सब कामना से प्राप्ति होता है। वर वधू का मांग करता है गंगे मैया से, सब कामना की पूरी होती है। जन सुराज पदयात्रा के 38वें दिन प्रशांत किशोर मंगलवार को पश्चिम चंपारण जिले के बेरिया प्रखंड अंतर्गत तड़वा नंदपुर पहुंचे, जहां पदयात्रा शिविर में प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को बालू और गिट्टी की उपलब्धता नहीं होने की वजह से सरकार से मिली किस्त की सारी रकम खुद ही देना पड़ता है। पदयात्रा का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि बिहार की ग्रामीण सड़कों की हालत लालू जी के जंगल राज जैसी है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज पदयात्रा के माध्यम से वे हर रोज लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर जन समस्याओं का संकलन कर रहे हैं, ताकि पंचायत आधारित ब्लूप्रिंट बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। कि वन राज्य अधिनियम के लागू नहीं होने की वजह से यहाँ जो पत्थर का काम था, बालू की जो उपलब्धता थी, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और पुलिस का उसमें बहुत ज्यादा हरासमेंट है, जिसकी वजह से जो लोगों को रोजगार मिला हुआ था वो तो नहीं मिल रहा है। आर्थिक क्षति तो एक बात है, लेकिन दूसरी जो उसकी बड़ी समस्या है कि जो पत्थर नदी के द्वारा आता था, वो चूंकि अब पत्थर वहां से उठाया नहीं जा रहा है, तो नदी का बेड जो है नीचे से वो ऊपर होता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी से कटाव की समस्या, करीब सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनमें की कटाव की समस्या आज से 2 साल 4 साल 5 साल पहले नहीं थी, वो अब उनको सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक नई बात समझ में आई। तीसरी बात जो लोगों ने हर जगह बताया, यहाँ पर कृषि की जो दिक्कत है, भूमि उपजाऊ है। चंपारण में मैं जहां गया हूं, अगर ये बूढ़ी गंडक के कुछ कटाव वाले एरिया को छोड़ दे, ये चौमुखा वाला जो एरिया है, तो ज्यादातर जगहों पर भूमि उपजाऊ है। कृषि योग्य भूमि का पूरा वहां कृषि हो रही है।
इसमें ज्यादातर लोगों की चिंता ये है कि 2001 से 2004 में बाढ़ आया था, लोगों को अपना घर, गांव, देहात, पंचायत छोड़कर 3 दिन 4 दिन भागना पड़ा था। उन लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि वापस फिर से ये होने वाला है, क्योंकि नदी कटते कटते नए बांध के बिल्कुल करीब आ गई है। ये लोगों ने मुद्दा उठाया। तो बाढ़ और जल संसाधन की जो व्यवस्था है, उसमें जैसे मसान नदी को लेकर बताया कि केदार पांडे जी के टाइम पर मसान नदी पर डैम बनाने की जो कोशिश की गई थी, उसके बाद उस पर कोई प्रयास आज तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी एरिया में लोगों को तकलीफ है। तो एक ये बड़ा मुद्दा। इसके अलावा करीब 27 छोटी बड़ी नदियों का लोगों ने नाम लिखवाया है, जिसको आप बरसाती नदी मान सकते हैं। ऐसी नदियां जिसमें कभी अचानक से, अभी तो वो सूखा हुआ है, लेकिन अचानक से उसमें नेपाल से पानी आ जाता है, बरसात के दिनों में पानी आ जाता है और बड़ी संख्या में बड़ी उससे तबाही लोगों की होती है। 1 या 2 दिन में तबाही हो जाती है और सरकार को कई जगहों पर, कई अवसरों पर तो उनको पता भी नहीं चलता है कि बाढ़ आ गई, 2-4 गांव बह गए, उनका फसल बर्बाद हो गया, उनके जानवर बर्बाद हो गए।